नमस्कार दोस्तों। ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। आज बात करेंगे कांग्रेस की। और आज बात करेंगे फिर से राहुल गांधी की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी। परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप उनकी मेधा से परिचित हैं। जिस तरह के वार वो अपने व्यंग से करते हैं, वैसा कहीं अन्यत्र आपको देखने को मिलता नहीं है। और जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि किस विषय पर बात करेंगे, तो वो तब भी एक चुटकी तो ले रहे थे कि कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई और विषय समझ में नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो किस तरीके से इनको सिर पर रख करके नाचता रहता है, और जो भी ये कहते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता है, सत्य भी नहीं होता है। असत्य बातें करते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं। और बेसिर पैर की बातें करते करते जो आदमी 44 से 52 और 52 से 99 सीटों पर पहुंच गया हो, उसे कुछ तो गंभीरता से लेना पड़ता है कि अभी भी ऐसे सपोर्टर हैं इनके जो बेसिर पैर की बातें सुन करके भी इनको वोट दे रहे हैं। तो भाऊ के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जरा चर्चा करते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 भाऊ, एक जेब में हाथ डाल करके राहुल गांधी तो आज पटना पहुंच गए खरगे साहब को लेकर के। हालांकि उनकी माता जी, उनकी बहन जी तो दिखाई नहीं दी, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम लेकर के पहुंचे वहां? इसीलिए तो जेब में हाथ रखते हैं ना, बटन पर हाथ है, निकल गया तो फट जाएगा। और ये तो फिदाइन है नहीं, फिदाइन जो होता है वो फिदाइन खुद को उड़ा देता है बम के साथ। ये हमेशा मोदी सरकार या चुनाव आयोग को उड़ाने की बातें करते हैं, लेकिन हाथ बाया हाथ जेब से नहीं निकालते, क्योंकि उनके जेब में बम रखा है। जो सब लोग बोलते हैं ना, अभी नहीं निकला, अभी नहीं निकला, क्योंकि वो जेब से हाथ नहीं निकालते तो बम कैसे निकलेगा। और जेब से हाथ निकाला तो बम फट जाएगा। मजाक बना रखा है और कुछ नहीं। और मेरी समझ में नहीं आता, मैंने वो थोड़ा सर्च किया तो 40 साल बाद पटना में कांग्रेस की ये कोई हो रहा है। और 40 साल यानी मेरा ख्याल है, हाँ, 35 साल हो गए। 84 साल बाद। ये 1940 में हुई थी पिछली, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब सीडब्ल्यूसी बैठी थी। जी हाँ, जी नहीं, 1984 में मैंने कहीं पढ़ा, ये हो जी भी सकता है। उस वक्त तो कांग्रेस की तूती बोलती थी। मिश्रा बंधु थे उधर, एल मिश्रा, जो ऐसे ही बम फटने से मरे थे, रेलवे मंत्री थे केंद्र में। और उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी जी वो आखिरी नेता हमने सुना है जिसका बिहार में कुछ नाम था। पैन बिहार में, पूरे बिहार में जिसको कांग्रेस का नेता करके पहचाना जाता था, वो शायद, मेरे ख्याल है कि वो आखिरी नेता था। उसके बाद कोई बिहार का नेता, कांग्रेस का राज्य का नेता, ऐसा मैंने सुना नहीं। तो इसलिए इनको लगता है कि ऐसा कुछ दिखावा खड़ा कर दो तो वोटर आपके पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? आप क्या देने वाले हो, आप क्या करने वाले हो? और अगर करना चाहते हो तो जिस पार्टी को लेकर आए हो, वो पार्टी तो 40 साल से बिहार में कम से कम सत्ता में थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, ना आपकी पार्टी ने कुछ किया। फिर लालू के समय में भी आपके एक दो मंत्री तो हुआ करते थे, उस वक्त आपने क्या किया? बात ये ना कि ये होगा तो वो होगा। वो क्या होता है देखो, पीएमसी बैंक मुंबई में डूब गई, आपको मालूम है? सहारा बिल्कुल। स्कैंडल तो आपको मालूम है कि आज आप रखो, 4 साल में आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। लेकिन आज कैश रखो, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, क्या पता है क्या होने वाला है मेरे पैसे का।
इस तरीके का आश्वासन देना। अब आप पीछे जाइए, पिछले पिछले चुनाव में खटाखट 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 आपके खाते में पैसे आने वाले थे, वो कहां गए? बाकी बातें छोड़ दो, कम से कम कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां तो दिखा दो कुछ करिश्मा। ये 72 नहीं, 22,000 रुपए डालो लोगों के खाते में, आपने कुछ नहीं डाला। तो बात ये है ना कि लोग भूलते नहीं है ना, लोग भूलते नहीं है, ये खुद भूल जाते कि इन्होंने क्या आश्वासन दिया है और नया आश्वासन लेकर आते। तो जो कुछ वहां प्रस्ताव वगैरह पारित हो गए, तो लोग परिवर्तन क्यों करेंगे? परिवर्तन लोगों को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि देश में मोदी सरकार है वो बदले, लेकिन बदलने का मतलब ये होता है कि इससे भी अच्छा और कुछ मिलने वाला है। हमारे घर में कोई टीवी होगा, रेडियो होगा, या वॉशिंग मशीन होगा, स्कूटर होगी, वो हम बदलने का विचार सोचते हैं ना। भाई 4-5 साल हो गए, ये गाड़ी पुरानी हो गई, ये टीवी पुराना हो गया, अब नया लाना है। तो जो नया लाना है उसके लिए पैसे लगते हैं, और दूसरी बात, उसमें कुछ तो नया भी होना चाहिए ना, प्रोविजन। उसमें अगर वो नई कोई प्रोविजन नहीं है तो मैं बदलूंगा क्यों? या बीजेपी की जो सरकार है उससे बदलकर क्या लाने वाले हैं? तो मैंने, आपने जो भेजा था वो मैंने देखा कि क्या क्या प्रस्ताव है। तो एक प्रस्ताव है कि 50% से ज्यादा आरक्षण। अब आरक्षण बोलोगे तो वो जरांगे मामला आ जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 3-3 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बावजूद अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये कहां से देंगे? तो उन्होंने उसको ये किया है कि हाँ, तो पारित करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, उसको 9th शेड्यूल में डालो। अब 9th शेड्यूल की, यानी जो 9वां परिशिष्ट है, उसमें क्या बात है इनको पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9th शेड्यूल की भी चर्चा हो चुकी है, 18 साल पहले हुई है, 2007 मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त मैं अमेरिका में था। 2006 और 7 में मैं अमेरिका में था और पोर्टल पर, वेबसाइट पर यहाँ की खबरें देखता था। तो मुझे याद है कि राजस्थान में गुज्जर रिजर्वेशन का मामला था, बहुत लंबा खींचा गया था, आगजनी हुई थी, रेलवे ट्रैक बंद कर दिए थे लोगों ने, आपको याद होगा। तो उस वक्त राजस्थान के जो वकील थे सरकार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि तमिलनाडु में तो 63% है, हमें क्यों रोक रहे हो? तो बोला तमिलनाडु का 63% है, उसकी छटनी नहीं हुई है क्योंकि वो 9th शेड्यूल में है। तो राजस्थान के वकील ने बोल दिया कि ठीक है, हम फिर से ये प्रस्ताव पारित करते हैं और 9th शेड्यूल में डाल देते। तो उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने राजस्थान के वकील को बोल दिया जरूर डालो, कोई बात नहीं, फिर तो हम 9th शेड्यूल ओपन करेंगे। इसका मतलब 9th शेड्यूल में जो लॉ पास करके रखे गए हैं उसकी कोर्ट में छटनी नहीं होती, और इसलिए वो बच गया है। अगर तुम करोगे तो तुम्हारे साथ साथ वो भी हम छटनी के लिए निकालेंगे, और फिर वो 2 लॉज नहीं, जितने जो कुछ 100-150 लॉ 9th शेड्यूल में पड़े वो सब कोर्ट की छटनी में आ जाएंगे, स्क्रूटिनी में आ जाएंगे। तो जाओ करो, या तो ये याचिका वापस ले लो। वो चुपचाप, उसने याचिका वापस ली थी राजस्थान सरकार के वकील ने, तो ये तक इनको पता नहीं है, और ये बोल रहे 9th शेड्यूल में डालेंगे, कुछ भी करोगे। और उस वक्त मुझे याद है कि कोर्ट में किसी ने बोला था, किसी जज ने, कि जो इलीगल है वो इलीगल है, वो 9th शेड्यूल में डाल के किसका बचाव नहीं हो सकता। किसी की मर्डर करोगे और इसको पकड़ नहीं सकते, ऐसा कानून बनाओगे और 9th शेड्यूल में डालोगे, तो क्या वो मर्डरर को हम छोड़ेंगे?
कुछ भी करके 9th शेड्यूल में डालेंगे, ये धमकियां नहीं चलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया था। तो इसका अगर सीडब्ल्यूसी को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पता तक नहीं है, तो ये पूरे जो प्रस्ताव पारित किए उसके बारे में भी उनको कुछ भी मालूम नहीं। इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है, इस निचोड़ पर आना पड़ता है कि ये पास तो जो कुछ सामने ड्राफ्ट आया है, जोर जोर भाषण करो, हाथ ऊपर करो, प्रस्ताव पारित, उससे कुछ होने वाला नहीं। भाऊ, आपने जगन्नाथ मिश्रा की बात की, केवल बिहार की बात क्या करें भाऊ, किसी भी प्रदेश में अब कांग्रेस का कोई ऐसा वेल नोन चेहरा बचा ही नहीं है। एक एक करके सभी तो खत्म कर दिए, और इसीलिए राज्यों से कांग्रेस की हालत आज ये है। कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें मैंने बताया था कि तमिलनाडु में छठे दशक के बाद कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई सरकार नहीं। 67। बंगाल में 77 के बाद सिद्धार्थ शंकर रे शायद आखिरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बंगाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं। आप अगर उत्तर प्रदेश आ जाएं, 89, नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं। इसी तरीके से बिहार में जगन्नाथ मिश्रा 90 तक थे, कोई मुख्यमंत्री नहीं। उड़ीसा में सन 2000 के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं। गुजरात में तो और भी ज्यादा पुराना मामला। तो इनका जो है अलग अलग राज्यों में सारी लीडरशिप ही खत्म कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक आपके दर्शक है उनके लिए एक माफी मांगना चाहूंगा। लास्ट टाइम मैंने गीदड़ शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मराठी में उसको गिधाड़ बोलते हैं, हिंदी में उसको गिद्ध बोलते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था, जो आपको भी लोगों ने कमेंट में लिखा है, आपको भाव को सुधारना चाहिए था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो शब्द मालूम नहीं था। लोगों ने कमेंट में लिखा है तो मैं उनकी माफी मांगता हूँ। और दूसरी बात है, जो अलग अलग राज्यों में जो लीडरशिप खड़ी भी होती है, तो उसका भी कद छोटा करना या उसको खत्म करना। अब देखो, 10 साल के बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह ने मेजोरिटी लाकर दिखाई थी, तो उसको सताने के लिए नवजोत सिद्धू को लाया गया जी। और फिर थक कर यानी परेशान होकर अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वो चरणजीत चिन्नी को मुख्यमंत्री बना डाला। आज उसका नाम तक कहीं नहीं आता, वो लोकसभा में चुनकर आए, लेकिन वो यानी पूरा पंजाब का नेता भी नहीं बन पाया। एक अच्छा नेता था अमरिंदर सिंह, उसको अपने खत्म कर दिया। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा करप्ट हो कैसे भी हो, लेकिन है ना, तो उसके पीछे वो सुरजेवाला को या शैलजा को लगा रखा है। कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, उनका झगड़ा लगाया हुआ है। तो ये जब बातें देखते हैं, या हिमाचल में शायद जो पुराने मुख्यमंत्री की पत्नी और कोई नया मुख्यमंत्री तो सुक्खू, उनके साथ झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल। अभी देखो, एक साल हो गया, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कुछ 40 से ज्यादा एमएलए हैं। अभी तक एक साल के बावजूद हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हुआ है। हाँ, 37 एमएलए आए थे। हाँ, जो कुछ है, लेकिन है ना, अब तो इमीडिएटली लोकसभा के बाद हो गए, तो वहां क्यों नहीं है? किसने रोक रखा है? एमएलए को बोलो तुम अपना अपना चुन लो, काम खत्म। नहीं, हम बताएंगे, और आप कभी बताएंगे? विधानसभा विसर्जित हो जाएगी, अगले चुनाव के बाद बताएंगे। तो ये जो तरीका है ना, कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, एक मजाक बन गया, खिलौना बन गया। अब वोट चोरी का खिलौना चल रहा था, अब वोट चोरी के बाद अचानक जैन जी नाम का खिलौना मिल गया, तो जैन जी रास्ते पर आ जाओ। अब जैन जी क्या, इनको पता नहीं। हाँ, लेकिन वहां का प्राइम मिनिस्टर हटाया गया, बांग्लादेश का हटाया गया, तख्ता पलट हो गया, फिलीपींस में हो गया। लेकिन क्यों हुआ भाई? उसके खिलाफ लोगों की तकरार क्या थी, कंप्लेंट क्या थी, लोगों का गुस्सा किस पर था? तो वहां के जो राहुल गांधी है,
उन पर गुस्सा था, बिल्कुल। वहां के मोदी पर गुस्सा नहीं था लोगों का, वहां की बीजेपी उस पर गुस्सा नहीं था। एक ही घर से, एक ही परिवार से जब राजनेता बनते उस पर गुस्सा था। वो गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका का, उसके खिलाफ गुस्सा था ना, उसको भगा दिया था ना। तो वही क्या प्रेसिडेंट बनेगा, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये जो मामला था उसके खिलाफ लोग गुस्सा होकर रास्ते पर उतरे थे। और दूसरी बात ये थी कि लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि जिंदा रहना मुश्किल है, खाने की पीने के हालत हो गई बुरी, जो आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान उसी तरफ दौड़ रहा है। पाकिस्तान अब पाकिस्तान को अपने ही खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही गांव पर सॉरी अपने ही गांव पर एयर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। यहां सोशल मीडिया बंद कर दिया था नेपाल में, यहां तो बमबारी चल रही है। तो ऐसी कोई बात क्या भारत में कहीं भी हमको दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी मां ने अन्न सुरक्षा कानून पारित किया था, इंप्लीमेंट किसने किया? 2012-13 में आपने अन्न सुरक्षा कानून पारित किया था, 2019 के बाद मोदी ने वो इंप्लीमेंट किया। जिनके पास पैसा नहीं है, कोरोना में घर में कमाई नहीं हो रही है, तो 5 साल फ्री राशन दिया लोगों को, और उसके खिलाफ लोग उठेंगे। और जब जेएनजी हुआ था तो जेएनजी आपके दरवाजे पर आए थे, उसको 13 साल हो गए, 2012। निर्भया कांड याद करो, बिल्कुल। निर्भया कांड के वक्त कांग्रेस की ही स्टूडेंट विंग के लोग राहुल गांधी के घर पर गए थे, उनको पुलिस ने पीट पीट कर भगाया था। तो किस जेएनजी की बात कर रहे हैं? इनको जेएनजी पता है क्या है? वो भी पता नहीं, बस एक शब्द मिल गया, चलो इसका इस्तेमाल करो। वो देखो वहां हो रहा है, तुम्हारे यहां आएगा तुमको मारेगा, अरे हमको क्यों मारेगा? पहले 10 जनपद जाएगा, फिर आपके घर में आएगा, फिर बारामती जाएगा, क्योंकि ये परिवारवाद के खिलाफ का गुस्सा है। तो फिलीपाइंस हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, हर जगह नेपो किड्स ऐसा माना जाता है। नेपो किड्स यानी जो राजनेता है, बड़े बड़े अफसर है, उनके ही बच्चे चयन करेंगे और हम भूखे मरेंगे, ये जनता को मंजूर नहीं है। और वो जनता भूखी ना मरे उसकी चिंता करने वाला है, उसको लोग पीटेंगे। ये कल्पना कितनी अजीब है, आप सोचो। बिल्कुल। जो खिला रहा है उसको मारेंगे, ये कहां से दिमाग में आता है, मेरी समझ में नहीं आता। और भाव हम भारतीय जनता पार्टी में जब स्ट्रक्चर देखते हैं, एक हायरार्की देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो वोट चोरी करके शोर मचाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल कैसे जीतती है या उनका विश्वास कैसे जीतती है, उनको कन्विंस कैसे करती है, और जो डिलीवरी है, जो चेंजेस हैं भारत में, वो तो अब सबको दिखाई दे रहे हैं। जिनके आंखें ना होंगी उनको भी दिखाई दे रहे, दुनिया को दिखाई दे रहे। जैन जी को दिखाई दे रहे ना, जैन पंजाब जी को दिखाई। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तीनों बिल्कुल। जगह बीजेपी के एबीवीपी जो छात्र संगठन है, उसने जो चुनाव जीते हैं बैलेट पेपर पर जीते हैं, ना कि ईवीएम पर जीते हैं। तो एक एक बात से कितने मुद्दे मारे गए देखो। वोट चोरी का मारा गया, ईवीएम का मारा गया, बैलेट पेपर का मारा गया। आपको लोग नहीं, मैं एक मजेदार आपको कहानी बोलूंगा, मैंने कहीं सुनी एक वीडियो पर, मुझे पसंद आई। वो जो फिल्में थी बाजीगर वगैरह, एक तरफा प्यार की, ये ऐसे है, इनकी हालत उस फिल्म के शाहरुख खान जैसी हो गई है।
मैं उसको चाहता हूं तो उसको मुझे चाहना ही पड़ेगा। अगर नहीं चाहते तो दुनिया भर जाके क्या यूएनओ में जाएंगे और बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वो कश्मीर तो हमसे प्यार करता है। और कश्मीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं, तो बोलते नहीं नहीं इसको जबरदस्ती रखा है। तुम जाओगे उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, अगर वो लड़की बार बार बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं, तो ये बोलते नहीं वो खुश नहीं है, उसको मुझसे प्यार करना चाहिए, मेरे घर आना चाहिए। ये अजीब बात हो गई। अब कौन सा, अगर यूनो या और कोई या सुप्रीम कोर्ट हो तो बोले सुप्रीम कोर्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो लड़की की बात सुनती है, मेरी बात नहीं सुनती। और लड़की तो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। जनता इस प्रधानमंत्री से खुश है, उसका रेटिंग देखो तो बोलते रेटिंग गलत है। तो ये जो ऐसा मजाक जो मैंने कहीं कहानी सुनी तो मुझे पसंद नहीं। मुझे लगा कि ये तो तकरार करने वाला मजनू है, वो राहुल गांधी है। लड़की मुझसे प्यार करे ना करे, मैं उससे करता हूं, उसका मतलब ही उसको मुझसे प्यार करना चाहिए। अब जेनजी बोल रहे हो, अरे ये सब लड़के जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लगातार, उससे पहले मुझे लगता है पटना यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी जीत गई है। पटना में, पंजाब में। हाँ तो क्या है, तो वो जेनजी है ना। लेकिन इनको जेनजी, इसलिए मैंने पिछली बार बोला था कि भाई इनकी दुनिया अलग है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। आपकी दुनिया में जिसको नाक बोलते, उनकी दुनिया में उसको नाक नहीं बोलते। वो बोले कि नाक, नाक से सुनो, नाक से सुनो, कान से सांस लो। ये इस तरीके की भाषा राहुल गांधी बोलते। और ये समझने के लिए आपको इकोसिस्टम के सेक्युलर पत्रकार होना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन वो भाषा समझने के लिए आपको उनकी जो भाषा है, उनकी जो दुनिया है। अब बीच में कहीं मैंने एक वीडियो देखा कि राजदीप सरदेसाई ने बनाया, तो राजदीप सरदेसाई तो मोदी भक्त है नहीं, लेकिन उसको भी वीडियो बनाना पड़ा। वो बोलता है हर 2 घंटे में जो सरकार गिराने वाले हैं उनके लिए मैं आज बोल रहा हूं। हर 2 घंटे में सरकार गिरती है, मोदी को घेरा, मोदी की अभी तारीख पक्की हो गई। तो खुद को भी राहुल के साथ इन लोगों ने मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। भाव, मैं ये कह रहा था, आपने बहुत सही जगह हस्तक्षेप किया और बहुत तर्कों के साथ बताया कि किस तरीके से जे ने ही इनकी हवा निकाल कर रख दी। पर मैं ये कह रहा था कि देखिए, नरेंद्र मोदी वो तो जाते ही हैं राज्यों में, वो उद्घाटन भी करते हैं, शिलान्यास भी करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर राज्यों को सहायता भी दे रहे हैं विकास कार्यों के लिए। उसके बाद की लीडरशिप आप देखें तो राज्यों में एक लीडरशिप डेवलप कर ली है उन्होंने। वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, पुष्कर धामी हो, हरियाणा में नायब सैनी हो, आपके महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, असम में आपके हिमंता बिस्वा शर्मा हो, गुजरात में ठीक है बहुत लोग नहीं जानते होंगे लेकिन भूपेंद्र पटेल हो, वो सब तैयार हैं और राज्यों को अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं तो प्रदेश की लीडरशिप भी जुटती है, नेशनल लेवल की जितने पदाधिकारी हैं वो भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं। कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में क्या कोई सेकंड नंबर की कोई लीडरशिप है जो जाकर के चीजों को संभाले, डिजाइन करे, नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए और उसको जमीन पर उतारने की कोशिश करे? या अलग राज्य के भी अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको एड्रेस करना है, या कौन कौन से मुद्दे हैं उनकी पहचान करना है? ये तो हर जगह या तो अडानी को चलाएंगे, या वोट चोरी को चलाएंगे, या जैन जी को चलाएंगे, राफेल को चलाएंगे, चौकीदार चोर चलाएंगे। इसके अलावा राज्यों के मुद्दों से इनको कोई मतलब ही नहीं है। यही रायता इन्होंने बिहार में भी फैलाया,
और उसको बखेर करके चले आए थे। देखो, ये जाकर टावर बना देते हैं, लेकिन टावर बनाने के लिए आपके पास प्लॉट तो होना चाहिए ना, जमीन कहाँ है? अब आप पूछ रहे हैं मुझे कि ये टावर बनाने जाते हैं, भाई इनका फाउंडेशन कहाँ है? अरे फाउंडेशन से पहले प्लॉट होना जरूरी होता है। प्लॉट का मतलब ये होता है कि आपका केडर होना जरूरी है। जब केडर होता है तो थर्ड रैंक फोर्थ रैंक की लीडरशिप होती है, उसके आगे वो सब फाउंडेशन होता है, उससे एक एक मंजिल ऊपर जाते हैं, उसके बाद टावर बनता है। ये बोलते हैं मैं उठाकर टावर कहीं भी रख दूंगा, लेकिन प्लॉट ही नहीं है आपके पास, केडर नहीं है। अब ये प्रस्ताव पास किए, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? कैसे इंप्लीमेंट होगा? लोगों के पास ये कौन लेकर जाएगा? अब मैं आज एक वीडियो देख रहा था, किसी पुलिस भर्ती के लिए एक बच्ची आई थी, कॉलेज का सेकंड ईयर वगैरह कर रही है, तो उसको सवाल पूछे गए, तो वो बोली कि मुझे मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत करके पढ़ाया है, उनको भी पुलिस में भर्ती होना था, लेकिन इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि वो पूरा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, इसलिए पुलिस भर्ती तक नहीं आ पाए। लेकिन नीतीश बाबू ने हमें साइकिल दे दी, उससे मैं स्कूल में जाकर पढ़ पाई। जो कुछ काम मेरे पिताजी करते उससे, और सरकार पेंशन देती है, उससे मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं आ गई हूं। तो लालू के समय में इसमें कुछ हो नहीं सकता था। हमारे पिताजी पढ़ नहीं पाए, हमारा बाप पढ़ नहीं पाया, इसलिए पुलिस भर्ती में नहीं गया, और मजदूरी करके उसने हमको पढ़ाया है। और वो भी क्यों पॉसिबल हुआ कि आज स्कूली बच्चों की लड़कियां हैं, उनकी फी माफ की गई है, उनको साइकिल दी गई है, किताबें दी गई है, ये सब बीजेपी सरकार ने, नीतीश ने किया है। तो हम बदलाव क्यों चाहेंगे? तो ये जो, देखो एक एक बात है कि उसके पास ये मैसेज कहीं से तो पहुंचा है कि बदलोगे तो बिगड़ेगा। ये उस लड़की के पास कहीं ना कहीं से ये मैसेज गया है। उस बच्ची की इतनी उम्र नहीं है कि लालू के जमाने के में क्या हुआ उसको पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल। उसका पिता ही उसको बोल रहा है ना कि भाई तू जो पढ़ सकती है, इसका कारण नीतीश है, बीजेपी की सरकार है, वरना लालू के जमाने में तो अपनी मजदूरी के पैसे भी घर लाने में चोरी होती थी, ये उसका बाप बताता होगा ना। बिल्कुल। अब ये जाके राहुल गांधी रोकेगा कैसे? वोट चोरी की यात्रा निकल कर तो नहीं होगा। और उसमें भी मैंने एक वीडियो देखा था 15 दिन पहले कि राहुल की वोट चोरी के लिए यूपी से लोग लाए गए थे। जो भीड़ दिखाई दे रही थी उसमें बहुत सारे यो महिला, और बोलते कहां से आए? यूपी से आए, हमारे सरपंच लेके आए, वगैरह वगैरह। तो दिखावा पैदा होता है, कैमरे के लिए होता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं ना। हम जाते फिल्म देखने, एक हॉरर फिल्म देखते, हम भी कुछ सेकंड के लिए डर जाते, लेकिन आराम से उठकर बाद में चाय वाय पीते हैं, समोसा खाते, फिर बाकी के फिल्म देखते, फिर अंदर आकर बैठते। डर कर भाग तो नहीं जाते ना, क्योंकि वो दिखावा है, कुछ सेकंड के लिए डर जाना है। लेकिन अगर वो असलियत है और उस थिएटर में अगर भूत बाधा वगैरह है तो लोग जाएंगे नहीं। टिकट की बात छोड़ो, फ्री होगा तो जाएंगे नहीं। तो वो दिखावा है, ये लोग जानते हैं। वैसे ही राहुल गांधी जो कुछ करे जादू वगैरह, वो जादू टोना है, टोना टोटका है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं, ये लोग जानते हैं। और आपका मैसेज आगे लेके जाने के लिए आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी, मुझे लगता है अमित शाह जाकर आ गए और थोड़ा बहुत, और रूढ़ी कुछ काम कर रहे, बाकी जो लोकल लोग हैं वही काम कर रहे चुनाव के लिए। अभी बीजेपी सेंटर की बिहार पहुंची नहीं है। बीच में सीटों के बंटवारे के लिए रविशंकर प्रसाद कुछ बातें कर रहे थे, या तो अमित शाह कर रहे थे। तो कौन काम कर रहा है बीजेपी के लिए? जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा के सामने आकर बताता नहीं है।
बिल्कुल। बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, आरएसएस का पूरा केडर लगा हुआ है, आपको उसका पता नहीं है। कम से कम ये देखो दुश्मन तैयारी क्या कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना है ये आप सोच सकते हो, तैयारी कर सकते हो। आप हवा में बातें कर रहे हो, यानी आपका दुश्मन भी काल्पनिक है। असलियत में दुश्मन का चेहरा क्या है? नरेंद्र मोदी ये बिहार का चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं है। तो इसलिए आपको ये पता नहीं है, आप जो इश्यूज लेकर गए वो बिहार की जनता के इश्यू नहीं है। उनके घर में दादा हो, चाचा हो, ताऊ हो, उनको बताते हैं कि लालू के जमाने में हमको अगर खिलाफ चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवारी का पर्चा तक भरने नहीं मिलता था, इतनी गुंडागर्दी चलती थी। हमको भगाकर बूथ का बूथ लूटा जाता था। ये कहने वाला कोई तो आज अभी है ना, उसका परिणाम कुछ 10-15% हो सकता है। बाकी का काम बीजेपी का जो केडर है, आरएसएस का केडर है, वो कर रहा है। और ये पूरी जो कुछ होगा उसके बाद प्लास्टर करना है, सजावट करनी है, उसके लिए सेंटर लीडरशिप आ जाएगी। ये जो घर बना नहीं, जिसकी दीवार खड़ी नहीं हुई, जो खिड़की लगी तक नहीं है, उस पर कांच लगाने पहुंच गए। ऐसा नहीं हो। देखो चुनाव हो, लड़ाई हो, अभी देखो हमने पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया, हमला किया, लेकिन उसके लिए भी 12 दिन की तैयारी लगी। हथियार नए सिरे से नहीं बनाए, ब्रह्मोस हो, मिसाइल हो, ये सब पहले से थे, लेकिन उनको पोजीशन करना पड़ता है कि भाई कहां से छोड़े, उसमें डिस्टेंस कितना है, ये सब कैलकुलेट करके जाना पड़ता है। चलो राहुल गांधी आ गए, काम खत्म, हमारे जनरल है वो जाकर सरहद पर खड़े हो गए, तो पाकिस्तान हारेगा? नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। वो जाकर तय करते हैं कि कैसे लड़ना है, कहां तक पहुंचना है, ये सब तय करते हैं। और बाकी जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके जवान होते हैं, उनके लड़ाके होते हैं, वो आगे का काम करते हैं, उनका प्लानिंग पूरा जनरल करके देता है। अब प्लानिंग क्या होता है ये अगर राहुल को पता तक नहीं है तो उसके साथ जाकर तेजस्वी जो जीत सकता है वो भी गवाएगा। बिल्कुल भाऊ, कल जब आपसे बात हो रही थी आपने बड़े पते की बात कही। आपने कहा कि जो कांग्रेस से निकल गए वो सरवाइव कर गए, वो ममता बनर्जी हो या जैसे भी टूटी फूटी हालत में महाराष्ट्र में शरद पवार हों, कई दूसरे नेता, जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव जो पहले टीडीपी में थे लेकिन शुरू में कांग्रेस में थे, ऐसे कई नेता जो सरवाइव किए, जो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हिमंत कांग्रेस में बिश्वा काम शर्मा कर रहे हैं वो तो कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं वो तो डूबते जा रहे हैं, क्योंकि उनको काम करने की छूट ही नहीं है, उनके आइडियाज को कोई महत्व ही नहीं है। सीडब्ल्यूसी बुलाई जरूर है, लेकिन सीडब्ल्यूसी थोड़ा ये तय कर रही है कि आप मोदी को गाली दीजिए या आप अभद्र भाषा में बात करिए कि तू जो ये कुछ कर रहा है ये अगले 24 घंटे में बंद कर दे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से कहा। ये लैंग्वेज थोड़ा बताती है सीडब्ल्यूसी कि आप ये करिए। तो ये तो सीडब्ल्यूसी के भी बाप हो गए। नहीं, एक एक बात आपको समझा दूं, देखो हम हम भी अभी हमारी उम्र हो चुकी है, आपकी भी बढ़ गई है, तो हम भी कभी जमाने में जवान थे, हम भी मुड़कर लड़कियों के तरफ देखते थे। अच्छी सुंदर लड़की दिखती है तो 2-2 3-3 बार मुड़कर हमने भी देखा है। जो जो चालाक लड़के होते थे वो लड़कियों को छेड़ते भी थे, लेकिन क्या वो लड़की उनके साथ निकल जाती थी? नहीं जाती थी, क्योंकि वो लड़की जो है वो अपनी जिंदगी आगे की स्टेबलाइज करना चाहती, और जो लड़का चुनेगी शायद लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, उसकी नजर कहाँ रहती है, उसका लक्ष्य क्या होता है कि मेरी जिंदगी स्टेबल होनी चाहिए। तो आप किसी को छेड़ोगे तो चार, हाँ ये बोल रहा है उस लड़की को, वो लड़की गुस्से में उसको गाली दे रही है, वो सब लोग देखते हैं, लेकिन उससे तुम हीरो नहीं बन जाते। वो फिल्मों के लिए होता है, फिल्मों की कहानी में
लड़की छेड़ने का वगैरह नाटक जो चलता है वो दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए होता है, वास्तव जिंदगी में वो होता नहीं है। तो ये समझना चाहिए ना, ये लोगों का ध्यानाकर्षण करने के लिए सब नाटक चलाते हैं, ना कि उससे कुछ निकले, कॉन्क्रीट निकले। इसके लिए पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने किया क्या है? आप गिनवाते हो कि 90 या 92 चुनाव हार गए, ये वो सब ठीक है, छोड़ दो, लेकिन एक जगह ऐसे दिखाओ कि पार्टी आपने खड़ी कर दी। नहीं हुआ है। हाँ, जहां खड़ी की है ऐसे नेताओं को आपने सताया और भगाया। तो ऐसे पटना में जाकर आप CWC जो, तो एक काम करो, चाइना में जाकर ले लो, तो चाइना हमारा हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? उसके लिए वहां देखो, एक बात बोल दूं आपको, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एक समय, आजादी के पूर्व काल में नागपुर में कांग्रेस हुई थी। उस कांग्रेस की व्यवस्था देखने वाले केडर के प्रमुख थे डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, जी। जो वहां से अलग होकर उन्होंने एक संगठन बनाया, RSS। जैसे कांग्रेस सेवा दल होता था, हेडगेवार कांग्रेस सेवा दल में काम करते थे। उनकी विचार नहीं, वो अलग हो गए, उन्होंने खुद का संगठन हिंदुत्व के लिए बनाया। आज 100 साल के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा है, जो संघ का स्वयंसेवक है। आज बिहार में कांग्रेस सेवा दल का कौन है पता है आपको? या दिल्ली में कौन है आपको पता है? सेवा दल है ही नहीं। हाँ, जब झंडा 26 जनवरी हो या ऐसा कब होता है, तब वो सफेद टोपी डालकर, सफेद कपड़े पहनकर वहां आ जाते, वो दिखाई देते। उसके बाद सेवा दल क्या करता है पता नहीं। कांग्रेस की मीटिंग CWC वगैरह होती थी, उसकी व्यवस्था करने का काम कांग्रेस सेवा दल करता था, जिसका आजकल आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो किसी इवेंट मैनेजमेंट को, तो उससे पार्टी बनेगी क्या? पार्टी संगठन होता है। जैसे किसी आर्मी, लश्कर, सेना होती है, पुलिस फोर्स होता है, तो पार्टी का केडर मतलब पार्टी का फोर्स होता है, जिसको अमेरिकन लैंग्वेज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं। कोई संकट आता है तो जो पहले दौड़कर जाता है उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं। तो आपके पास पार्टी है, आप देश के नेता हो, पार्टी के नेता हो, सब कुछ है, लेकिन चुनाव लड़ना है तो आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था कि आप वोट चोरी, नाम काटे वगैरह बोल रहे हो, 15 लोग लेकर आ जाओ, सिर्फ 15 लोग कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम था और काटा गया है। ये 15 वोटर नहीं दिखा पाए। क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि बूथ लेवल पर जिनके नाम काटे गए, वो ढूंढने के लिए बूथ लेवल का कोई चाहिए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये काम नहीं होगा। तो वही पता चलता है हमको कि हाँ, ये भी वोट चोरी मामला हो गया, मोर्चा हो गया, यात्रा। बिल्कुल उसी ढंग से लोगों को मनोरंजन करने के लिए, दिखावे के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में ले ली। तेजस्वी को डराना है, लालू को चुप कराना है कि जब हम पार्टी की इधर मीटिंग ले रहे हैं, उसका मतलब हम तो 50, 60, 70 सीटों पर मानने वाले नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो 90 से 100 सीटें दे दो। ये दादागिरी करने के लिए ये दिखावा किया है कि देखो मैं तुमसे बड़ा दादा हूं, मैं खेल बिगाड़ूंगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाऊ, पिछले दिनों इन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, नहीं वैसे है, दूसरी कौन? वैसे आप मुझे एक जवाब दीजिए, प्रजातंत्र बचाना राहुल की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन और कौन सी जिम्मेदारी है ये तो बताओ ना। आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? ये लिस्ट हमारे पास तैयार है, आपके पास है, मेरे पास है, और अभिषेक के पास, और बहुत सारे लोगों के पास है। राहुल गांधी इसके लिए, इस चीज के लिए जिम्मेदार है। एक बार उन्होंने माना कि 2019 में पार्टी चुनाव हार गई, उसकी जिम्मेदारी लेकर मैं इस्तीफा देता हूं। वो एक जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, और उठाई यानी जिम्मेदारी छोड़ दी।
मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता क्योंकि ये जिम्मेदारी की बात है। ये आप बात समझो, एक बार जिम्मेदारी स्वीकृत की इसीलिए कि वो जिम्मेदारी मैं छोड़ रहा हूं, तो और कौन सी जिम्मेदारी आप उठाओगे? आप कौन सी, आप अपना वंश बढ़ाने की भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, बाकी की बात छोड़ो। अपने मैं पिता इसलिए और अपने दादा के वंश को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो पार करते हैं, वो भी नहीं किए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान की प्रति जेब में लेकर के घूमते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बम लेकर के जेब में घूमते हैं। कल को तो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो तो मुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो भी बोलेंगे। ये तो सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी है, मेरी कहा है। और बाद में बोलेंगे ये भी क्या काम के, मेरे पिता को तो मारा सिक्योरिटी होने के बावजूद, तो ये भी गैर जिम्मेदार है। उनके मुंह से जिम्मेदारी शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि जितनी गैर जिम्मेदाराना कृति इंसान कर सकता है उसकी ही हद उन्होंने पार कर ली है। बिल्कुल। तो चलेगा, कांग्रेस को पूरा डूबा कर ही रुकेंगे। तब तक वो नहीं रुकेंगे जब तक कांग्रेस पूरी डूब कर न मर जाए। और शायद कोई शायर पैदा होगा और वो बोलेगा कि कांग्रेस की नैया वहां डूबी जहां चुल्लू भर पानी नहीं था। ऐसा एक कोई शायर लिखेगा 40-50 साल के बाद। सही। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भी हिंदी चैनल है प्रतिवाद, हो सके तो देखिए। जरूर चलिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, और दर्शकों का भी नमस्कार।